तो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं, यानी रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट कब हैं। तो आपने मैथ में ये सुना होगा पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस कहते हैं ना मैथ में। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो मैंने 3 रेजिस्टर्स को कंसीडर किया है उनका अगर अपीयरेंस देखेंगे ना तो वो भी आपस में कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। पर खैर आप इस चीज को डेफिनेशन नहीं बना सकते। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। रेजिस्टर्स पैरेलल में तब होते हैं जब उसके लेफ्ट हैंड एक तरफ कनेक्ट हो और राइट हैंड साइड जो है वो एक तरफ कनेक्ट हो। कहने का मतलब रेजिस्टर्स का जिनको भी आप पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप रेजिस्टर्स का एक तरफ लेफ्ट हैंड एक साइड कनेक्ट कर दें और उनका दूसरा तरफ जो है ना अदर हैंड यानी कि राइट साइड का जो टर्मिनल्स हैं वो एक तरफ कनेक्ट कर दें, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर। अब हमने माना है, अच्छा हम क्या करने वाले हैं, हम डेरिवेशन निकालने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैसे आएगा और क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया है कोई 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं। रेजिस्टर मतलब डिवाइस और उस डिवाइस की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए तो 3 रेजिस्टर्स हमने माने हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2 और R3। ये तीनों लोग आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट का मतलब इनके लेफ्ट हैंड एक तरफ कनेक्ट है और राइट हैंड साइड जो है वो एक तरफ कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। अब हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तीनों वायर के लिए कैसा दिख रहा है, एक ही जैसे पॉइंट। पहले वाले के लिए भी देखो अमाउंट ऑफ वर्क कैसा आ रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसके लिए भी देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसके लिए भी देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तीनों रेजिस्टेंस के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कैसा आ रहा है, सेम। इसीलिए कहा जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वो अलग होता है। रीजन ये है कि यहाँ पर आ रही है ब्रांच, देखिए जरा कैसे, ये आपका पावर सोर्स है, अप्लाइड पोटेंशियल इसका कितना है V। इस पावर सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो टोटल करंट सप्लाई यहाँ से कितनी आ रही है, I, जो हमने माना है। अब यहाँ पर जो टोटल I करंट आया, ये जंक्शन है और इस जंक्शन से 3 और ब्रांचेस निकली, 1 2 3। तो यहाँ पर जो टोटल करंट I आया है उसे आगे ब्रांचेस डिवाइड का सामना करना पड़ रहा है, आगे क्या हो रहा है, ब्रांचेस डिवाइड हो रही है। इसी वजह से हमने मान लिया है कि पहली वाली ब्रांच में क्या चला गया, I1 करंट, दूसरी वाली ब्रांच में क्या चला गया, I2 करंट, तीसरी वाली ब्रांच में क्या चला गया, I3 करंट। क्लियर। तो हमने देखा इस सीरीज में, तो आपने देखा था कि वहां पर करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस अलग अलग है। ब्रांच अलग अलग होने की वजह से करंट डिवाइड हो गए और वापस जाकर वो तीनों करंट फिर से कैसे हो गए हैं, एड अप हो गए और टोटल करंट I वापस रिटर्न हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि टोटल करंट हमारा है I, ब्रांचेस में करंट है हमारा I1, I2, I3। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों लोगों का कैसा रहेगा, सेम, जो कि बता चुका हूं मैं क्यों है, क्योंकि तीनों लोगों के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कैसा है, सेम है। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका इक्विवेलेंट डायग्राम है। हमने मान लिया कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट, रिजल्टेंट, नेट इफेक्ट या इक्विवेलेंट, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों का कंबाइंड रिजल्ट, नेट इफेक्ट, रिजल्टेंट जो भी आया वो हमने मान लिया ये आया, जिसकी वैल्यू हमने मान लिया REQ। EQ सफिक्स में लिया है, ये सिंबल है, आप चाहें तो RP ले सकते हैं।
कुछ किताबें आरपी लेती हैं, सिंबल डजंट मैटर, आप चाहें तो आरपीक्यू लें, आप चाहें तो आरपी लें, पी फॉर पैरेलल, चॉइस आपकी है, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने माना कि बैटरी तो वही है, पावर सोर्स बी पोटेंशियल, पावर सोर्स बी पोटेंशियल, टोटल करंट इसका भी आई है, टोटल करंट इसका भी आई है, लेकिन इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कितना है, आरईक्यू। अब हमने एक एक करके सभी में लगाना है क्या, ओम्स लॉ। चलिए लगाते हैं। जब हमने पहले वाले में ओम्स लॉ लगाया तो हम जानते हैं V = IR होता होगा, तो हमने देखा कि पहले वाले के लिए V की जगह क्या आएगा, V, वो तो सेम ही है, लेकिन I की जगह I1, R की जगह R1। चेक कर लीजिए, ये लिखा हुआ है V = I1 R1, क्योंकि V तो सेम ही है सबके लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट सेकंड रजिस्टर के लिए क्या है, V = I2 R2। कैसे, V तो सेम ही है। दूसरी ब्रांच के लिए करंट कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। ऐसे ही सिमिलरली तीसरे वाले के लिए क्या आएगा, V तो सेम है, तीसरे वाले के लिए करंट क्या है, I3, और रेजिस्टेंस क्या है, R3। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जब आप देखेंगे तो V तो सेम ही है, V तो सेम है, करंट क्या है, वो I है। अब टोटल आएगा करंट, अब कैसा आएगा, क्योंकि ये कंबाइंड इफेक्ट है ना, तो कंबाइंड इफेक्ट के लिए तो आप टोटल करंट लेंगे ना, I1 I2 तो आप लेंगे नहीं, तो टोटल करंट I लेंगे और R की जगह क्या लिया हमने, REQ। क्लियर। अब हम जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो रहा है ब्रांच में। सीरीज में हम क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था P1 P2 P3, जिसको हमने ऐड किया। इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कैपिटल I यानी कि टोटल करंट किसके बराबर आएगा, जब मैं I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ दूं। तो मैंने डायग्राम से इन तीनों लोगों को जोड़ा, I = I1 + I2 + I3, तीनों को जोड़ा। अब इन तीनों की वैल्यूज कहां से आएगी, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। तो चलिए टोटल करंट आएगा, वैल्यू क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हैं इनटू का R इक्विवेलेंट का इधर जाएगा तो कहां जाएगा, अपॉन में। तो I का फॉर्मूला क्या आया, V/REQ, यहां लगा दिया। I1 का फॉर्मूला यहां से आएगा, इनटू का R1 कहां जाएगा, अपॉन में। तो फॉर्मूला क्या आ गया, I1 = V/R1, यहां रख दिया। सिमिलरली ऐसे ही I2 का आया V/R2, लगा दिया। सिमिलरली ऐसे ही I3 का फॉर्मूला क्या आया, V/R3। तो इन चारों फॉर्मूले से हमने I1 I2 और I3 की जो भी वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट की और यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर। जब इन चारों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि V कॉमन है, कॉमन आउट करो। जब मैंने V को कॉमन आउट किया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल, तो बचा क्या, 1/REQ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। क्लियर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने तो 3 कनेक्ट किए थे, तो ये 3 लिखे हुए हैं। अगर आप इसमें 5 कनेक्ट करेंगे तो 1/R4 + 1/R5 और ऐड हो जाएगा, यानी कि जितने भी कनेक्ट करें डॉट 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 1/RN डिवाइसेस तक आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले को लैंग्वेज के रूप में अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर आप ये तो नहीं कह सकते कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = ये नहीं कह सकते, यहाँ क्या कहना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, ज्यादातर स्टूडेंट से गलतियां करते हैं, तो रेसिप्रोकल लिखना भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द, वो किसके बराबर है, अलजेब्रिक सम के बराबर है। अब अलजेब्रिक सम भी किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। किसका अलजेब्रिक सम, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। तो इसमें किसी को कोई डाउट, लिख लीजिए।